प्रिय छात्रों, भारतीय अर्थशास्त्र के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक शुरू किए हैं कल, वो है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कल के क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो इस क्रम में छोटी सी बात ये आपके मस्तिष्क में हमने डालने का प्रयास किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे देश का जो आयात और निर्यात और अदिश मदों का जो लेन देन मौद्रिक मूल्य में होता है, इसी का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। यदि इस व्यापार में या इस लेन देन में हमारे पक्ष में भुगतान संतुलन रहता है तो हम कहते हैं कि भुगतान संतुलन हमारे देश के लिए सकारात्मक है। पक्ष का मतलब ये हुआ कि निर्यात अधिक हो मौद्रिक रूप से और आयात कम हो, यानी हम अपने सामान को ज़्यादा बेचकर पैसा कमाएं और बाहर को कम पैसा दें आयात में। तो इस स्थिति में हमें फ़ायदा होता है, हमारे आय में वृद्धि होती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको हम लोग कहते हैं कि भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है, यह सकारात्मक है, पॉजिटिव। अगर इसके ठीक उल्टा निर्यात कम हो जाए, यानी अपना सामान कम बेच करके मुद्रा कमाएं और आयात ज़्यादा करें, यानी हम अपना मुद्रा विदेश में ज़्यादा भेजें सामान खरीदने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें घाटा होगा, हमारे आय में कमी होगी। तो आय में अंतर्राष्ट्रीय रूप से देश को जो कमी होगी तो उससे भुगतान संतुलन विपरीत हो जाएगा, पक्ष में नहीं रहेगा, और इस स्थिति से भुगतान संतुलन नकारात्मक रहेगा। भुगतान संतुलन के परिवेश में हमने देखा था कि इसमें दो तरीके का खाता का इस्तेमाल होता है, एक चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता क्या था, पूंजी खाता क्या था, ये कल के क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग को ये देखना है कि क्या हमारा देश भुगतान संतुलन की स्थिति में, विपरीत स्थिति में कभी आया? तो इसका प्रश्न होगा हाँ आया। जो ये विपरीत परिस्थिति की बात हम कह रहे हैं, तो अगर संपूर्ण स्वतंत्रता के बाद की अवधि को आप लीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 3 फेज आपको दिखाई पड़ेगा। कितना? 3 फेज। तो इसमें जो भुगतान संतुलन का स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति रही, स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति रही, तो इस स्थिति का में भुगतान संतुलन के 3 चरण हम लोग को दिखाई पड़ते हैं। कितना? 3 फेज। और तीनों चरणों को पहले आप देख लीजिए। पहला चरण जो था वो 1956-57 मान लीजिए से लेकर के 1971 तक, ठीक है। दूसरा चरण आप ले लीजिए 1971 या 72 से लेकर करके 1980 तक, ठीक है। और तीसरा चरण आप ले लीजिए 1981 से लेकर के 1990 तक, ठीक है ना। इसको कल के क्लास में हम एलोबरेट नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा कर देते हैं, तब 91 वाला मामला आपको समझ में आएगा। ये जो पीरियड था, इस पीरियड में हमारा जो भुगतान संतुलन था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो विपक्ष में था, यानी फेवर में नहीं था, लॉस हो रहा था हम लोग, ठीक है। वहीं ये जो 81 से 91 का जो पीरियड था, इस पीरियड में भी हमारे देश का जो भुगतान संतुलन था वो विपक्ष में था, यानी नकारात्मक था।
ठीक है, पॉजिटिव नहीं था। लेकिन ये बीच वाला जो पीरियड हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो भुगतान संतुलन था वो पक्ष में था। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा डेटा के हिसाब से समझिए। अगर इस चीज को हम नहीं समझाएंगे तो 91 का आर्थिक संकट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा विषय समझने के एतबार से लंबा जाएगा, तो उसको आप समझिए कि कैसे पक्ष में था और कैसे विपक्ष में था। यहाँ पर 1991 से थोड़ा सा तुलना हम कर देते हैं, ताकि आज़ादी के बाद से 91 तक का भुगतान संतुलन का पक्ष और विपक्ष का जो डेटा है उसका तुलना 91 से आप कर सके। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो दो पीरियड विपक्ष में है भुगतान संतुलन, तो 1991 में क्या हुआ कि संकट आ गया। हमने क्राइसिस शब्द का जो प्रयोग किया है 1991 के लिए, वो क्राइसिस शब्द इसमें क्यों नहीं प्रयुक्त कर पा रहे? ये भी विपक्ष में था, तो इसका मतलब कि यहां भी क्राइसिस था। तो यहां क्राइसिस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 91 में जो भुगतान संतुलन विपक्ष में हुआ उसमें हम क्राइसिस शब्द का, संकट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए आपको ये दोनों को मिक्स करके, मिला करके यहां पर समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो पहले ये 3 चरणों में क्या हुआ और पक्ष का मतलब क्या हुआ, विपक्ष का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप डेटा के हिसाब से गौर से देखिएगा तो आप जैसे ही 56 से लेके 71 तक की बात करते हैं, तो 56 से 71 तक का जो पीरियड है वो 3 पंचवर्षीय योजना का है। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और 66 से 70 3 पंचवर्षीय योजना है, 3 एक वर्षीय योजना है। ठीक है, तो यानी 3 पंचवर्षीय योजना और 3 एक वर्षीय योजना प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? योजना आयोग 1 मार्च 1950 ईस्वी को बना था, जिसका उद्देश्य यह था कि भारत का नियोजित विकास करना, प्लान डेवलपमेंट करनी, सोच समझ करके विकास करना। जैसे सोच समझ के क्या कि प्रथम योजना जो 51 से 56 में था उसमें कृषि को महत्व दिया गया, ज्यादा पैसे कृषि पर खर्च किए। द्वितीय जो योजना था उसमें ज्यादा पैसे वृहद उद्योग पे खर्च किए गए। तृतीय जो योजना था उसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। तो ये संक्षेप में हम बता दे रहे हैं ताकि योजना के मीनिंग्स को आप समझ लीजिए। योजनागत विकास एक अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो जो 3 पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो डेटा मिलता है उस डेटा को थोड़ा गौर कीजिए, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हम प्रति वर्ष की योजना के आधार पर आपको एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अगर प्रथम योजना पर देखें तो हम लोगों को जो प्रभाव पड़ा इसमें वो ये पड़ा कि अमेरिकी मंदी के कारण, जो अमेरिका में मंदी आ गया था 51 के बाद, तो उसके वजह से हमारे यहाँ जो व्यापार घाटा हुआ था वो 541 करोड़ रुपए का हुआ था। कितना का? 541 करोड़ रुपए का हुआ था। लेकिन चालू खाते में यह घाटा सिर्फ 42 करोड़ रुपए का हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पूंजी खाता में, जैसे भुगतान संतुलन कल ही हम पढ़ा चुके हैं आपको कि भुगतान संतुलन विपक्ष में जैसे ही होता है तो सरकार उपाय करती है उसको संतुलित करने का। तो उपाय क्या करती है? तो पूंजी खाता में जो लाभ होता है उसको जोड़ देती है इसमें। तो पूंजी खाता में क्या होता है? तो ऋण लिया जाता है, सोना बेचा जाता है। तो ये उपाय कर करके सरकार क्या करती है, जो चालू खाते का घाटा है उसको पूंजी खाते के घाटे से पूरा कर देती है, और जो बजट होता है वो संतुलित हो जाता है। तो जो 541 करोड़ रुपए का घाटा था प्रथम योजना में,
तो पूंजी खाते के पैसे को उसमें जब मिला दिया गया तो उससे घाटा घट करके 42 करोड़ रुपया मात्र रहा। ठीक है। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 2339 करोड़ का हमको व्यापारिक घाटा हुआ। ठीक है। लेकिन पूंजी खाते का पैसा जो है जो प्राप्त हुआ 614 करोड़ रुपया, तो उसके वजह से ये घाटा घट करके 1725 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है। जो तृतीय योजना थी उसमें 2384 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, लेकिन पूंजी खाते से जब पैसा आ गया तो वो घाटा 433 करोड़ रुपया आय हुई, तो वो घाटा घट करके जो है वो आपको 2384 से कम होकर करके लगभग 1800 करोड़ रुपया हो गया। तो इन तीन योजनाओं में आप देख रहे हैं कि भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक है। यानी व्यापारिक घाटा हमको हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि उससे देश भुगतान संतुलन में विषम स्थिति में आ जाए, वो बैलेंस कर दे। घाटा जो हो रहा है तो उसको पूंजी खाते से कुछ कुछ बैलेंस कर दिया जा रहा है, इसलिए व्यापार की गाड़ी जो है वो चल रही है। जो द्वितीय चरण है उसमें ऐसी स्थिति आती है कि हमें भुगतान अधिशेष प्राप्त हो जाता है, यानी पॉजिटिव चला जाता है। अब वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। वो समय है 1976-77। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है। 1976-77 का जो पीरियड है वो ऐसा पीरियड है कि जिसमें 3179 करोड़ रुपए का अदृश्य मदों से अधिशेष प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जो भुगतान संतुलन का शेष प्राप्त होता है वो 3082 करोड़ रुपया। तो ऐसी परिस्थिति में पॉजिटिव में भुगतान संतुलन चलाता है। कब? 77-78। लेकिन 80 के बाद फिर भुगतान संतुलन विपरीत स्थिति में चला जाता है और वे घाटा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि 89-90 में अगर आप डेटा लीजिए तो व्यापार घाटा 54,204 करोड़ रुपया हो जाता है। ठीक है। यानी पहले के तुलना में बहुत अधिक। तो इसका कारण एक मुद्रा के मूल्य में कमी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी 54 करोड़ रुपए का घाटा, व्यापारिक घाटा एक बहुत बड़ा घाटा है। ठीक है। हाँ, 54,000 करोड़। अब देखिए कि यहां पर आप देख रहे हैं कि तीनों जो चरण है उस चरण में मात्र एक चरण ऐसा है जिसमें हमारे पक्ष में, बाकी जो दो चरण है वो हमारे विपक्ष में। तो हम ये दो चरणों को समझाना चाहते हैं कि आखिर क्यों विपक्ष में, तब बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम जो चरण है अगर उस पर हम लोग गौर करें, जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने हमारे पास जो पैसा छोड़ा था वो 7,274 करोड़ रुपए का, सॉरी जो पैसा छोड़ा था 1733 करोड़ रुपए का, 1733 करोड़ का अधिशेष था देश के पास, सरप्लस था पैसा। लेकिन विदेशी देयता यानी फॉरेन डेट हमारे ऊपर इससे भी अधिक था। तो पैसा तो था, आजाद होने के बाद क्या हुआ, वो सारा कर्ज हम लोग को भरना पड़ा, कर्ज अधिक था। तो नतीजा के तौर पर जो अधिशेष था वो समाप्त हो गया, और साथ ही साथ देश पर जो 200 वर्षों का ब्रिटिश शासन था, तो उस ब्रिटिश शासन के कारण बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, उद्योगों का ह्रास, कृषि में संकट, ये सब समस्याएं विकराल रूप से पाई जा रही थी। स्वतंत्रता के समय जो देश के समक्ष समस्याएं थी वो हम लोग पूर्व के क्लास में देश का अल्प विकसित स्वरूप एक शीर्षक है, कैसेट है, उसमें सारा डेटा के साथ 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा देश आज़ादी के समय कितना विषम स्थिति में था।
तो ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्र भारत की सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, पैसे का कमी था, समस्याएं अधिक थी। वो समस्याएं क्या थी तो वो वीडियो में आप देख लीजिएगा अल्पविकसित स्वरूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा। उन समस्याओं के समाधान करने के कारण क्या हुआ तो साहब भुगतान संतुलन विपक्ष में चला गया। इसी पीरियड में हम लोगों ने डीवीसी बनाया, HMT कंपनी का निर्माण किया भारत सरकार ने, पेनिसिलिन कंपनी का निर्माण किया, ठीक है, बहुत सारी नहरों की खुदाई कराई और बीज खाद ये सब का इंतज़ाम किया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ धनराशि खर्च की गई। तो इस ढंग से भुगतान संतुलन सभी समस्याओं के समाधान में तीनों योजनाओं में विपक्ष गया। जैसे ही 65 का समय आता है तो देश को एक विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और विपरीत परिस्थिति क्या थी कि 62 और 65 में 2 युद्ध हुई, एक जो है चीन के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ, और ये 2 युद्धों के कारण बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। साथ ही साथ इस समय जो मॉनसून था वो लगातार 3 वर्षों तक विपरीत रहा, मॉनसून हुआ ही नहीं, तो एक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। तो उस समय की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा कठोर कदम उठाए गए और ग्रीन रेगुलेशंस लाया गया देश में, तो खाद्यान्न संकट जो है वो हल हुआ और देश आत्मनिर्भर हुआ। अब जब 70 का समय समाप्त होता है तब जो नवीन सरकार आई उसने प्रशासन में यानी आर्थिक प्रशासन, इकोनॉमिक सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन किया। जैसे जमींदारी उन्मूलित कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, गरीबों के लिए जो है 20 सूत्री कार्यक्रम का निर्माण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया, प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया राजाओं का। यानी पूरी तरीके से जनोन्मुख नीति जो है वो 70 के बाद उठाना शुरू किया गया। परिणाम क्या हुआ कि विकास को गति मिलनी शुरू हुई, उत्पादन होना शुरू हुआ, और फिर क्या हुआ कि 70 के बाद जो 80 तक का समय था उस समय आप देख रहे हैं कि भुगतान संतुलन हमारे देश के पक्ष में हुआ। हाँ, नहीं, राजीव गांधी 80 के बाद आएंगे। इंदिरा गांधी की हत्या 83 में हुई थी, तो 83 के बाद जो है राजीव गांधी आते हैं। तो 81 के बाद फिर विपक्ष में हो गया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो काफी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री थी। तो जो 81 से 83 तक का पीरियड था तो उसमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में, युद्ध के अस्त्र बनाने के क्षेत्र में, जिसमें प्रक्षेपास्त्र तकनीक बोलते हैं, ये न्यू उन्हीं के द्वारा डाला गया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी का या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का, जो आप अभी वर्तमान समय में मोबाइल और टेलीविजन बहुत सुविधापूर्वक देख रहे हैं। इसकी न्यू इंदिरा गांधी के समय में डाली गई थी। इसमें पैसे खर्च हुए। इसी समय आतंकवाद की घटनाएं भारत में बहुत थी, तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया स्वर्ण मंदिर में, जिसके वजह से उनकी हत्या हुई। उसके बाद उनके पुत्र जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया। जो आज तकनीकी विकास आप देश का देख रहे हैं वो सब इन्हीं के पीरियड में हुआ। तो इन सभी के कारण से आयात का बिल काफी बढ़ गया देश का। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप अगर विकास करना चाहेंगे तो उस समय टेक्नोलॉजी के निर्माता तो आप थे नहीं, तो जितनी चीजें थी सब विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। और अगर देश को विकास के अंतर्राष्ट्रीय पथ पर अग्रसर आपको रखना है तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तभी आप अग्रसर रह सकते हैं। और तकनीक आपके पास थी नहीं, तो मजबूरी थी कि सारी की सारी चीजें बाहर से आयात करना पड़ा। उससे भी आयात बिल जो है काफी बढ़ गया। इस वजह से आप देखिए कि भुगतान संतुलन विपक्ष में था। यहां तक हम ये बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष में था, संकट में नहीं था। विपक्ष का मतलब यहां पर यह हुआ कि ऐसी स्थिति नहीं है कि हम व्यापार नहीं कर सकेंगे। व्यापार कर सकेंगे, उसके लिए पैसा था,
हाँ उतना लाभ नहीं कमा सकेंगे। तो लाभ नहीं कमाया जाए व्यापार में तो ये भुगतान संतुलन की विपरीत स्थिति होगी। लेकिन अगर व्यापार के लिए पैसा ही नहीं रहे, खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहे, तो उसको संकट, उसको क्राइसिस बोलते हैं। तो भुगतान संतुलन विपक्ष में रहना, इसके क्या मीनिंग है आप समझ गए। इसका अर्थ हुआ कि धन है हमारे पास व्यापार करने के लिए, लेकिन लाभ होगा या नहीं होगा यह संशय है। लेकिन जब व्यापार करने के लिए धन ही हमारे पास नहीं हो, तो इसको हम लोग आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? आप देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि 1991 में, कब? 1991 हमारे पास जो स्थिति थी वो ये कि 17 मई 1991 ईस्वी को, कितना? 17 मई 1991 ईस्वी को हमारे पास मात्र विदेशी मुद्रा जो था 1.3 बिलियन डॉलर, 1.3 बिलियन डॉलर। और कुछ ही दिनों के बाद, यानी जून 1991, मई के डेटा है ना, जून 1991 में ये और घट गया 1.1 बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर, ठीक है। ये क्या था? ये जो डेटा है ये विदेशी मुद्रा का है। क्या है? विदेशी मुद्रा। और इस विदेशी मुद्रा जो हमारे पास थी 1 जून 1991 को, इससे मात्र 15 दिन का व्यापार हम कर सकते थे। कितना दिन का? 15 दिन का व्यापार। अब थोड़ा इसको समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे कि ये जो डेटा मैंने आपको दिया कि 17 मई 1991 को हमारे पास मात्र 1.3 बिलियन डॉलर ही रहा, और 1 जून को वो घट करके और 1.1 बिलियन डॉलर हो गया। इसके क्या अर्थ हैं इसको थोड़ा समझिए। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश के परिवेश में, खासतौर से अमेरिका और ब्रिटेन के परिवेश में हम नहीं बोल रहे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। अगर भारत को किसी भी देश से कोई सामान खरीदना है तो वो डॉलर देगा तभी वो सामान देगा। एक प्रकार से आप मान लीजिए व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो नहीं, व्यवहारिक रूप से डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये हम नहीं कर सकते, कानूनी रूप से ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कहीं पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसा हो जाएगा तो फिर हो जाएगा कि हर कोई भी देश संप्रभु नहीं, कोई भी देश आजाद नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में 6 बास्केट्स ऑफ 6 क्वाइंस है, 6 मुद्राओं का एक टोकरी है, जिसमें डॉलर है, पाउंड है, एन है चीन का, उसके बाद रूबल है, ठीक है, फ्रैंक है। ये सब मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है अधिकांशतः। उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी डॉलर है हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में डॉलर क्यों है ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऊर्जा में की जो खपत है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा योगदान है, और पेट्रोलियम उत्पादन में भारत की जो स्थिति है वो घरेलू आधार पे जितना भी उत्पादन करता है उससे देश के 30% आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बाकी 70% आवश्यकता हम आयात पर निर्भर हैं, यानी पेट्रोलियम उत्पाद का 70% भाग दूसरे देशों से आयात किया जाता है, ठीक है।
अगर कुल आयात में पेट्रोलियम का अंश देखें, सब कुछ मिला दें, उसमें पेट्रोल भी है, कपड़ा भी है, चावल भी है, गेहूं भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, जितना तरह का सब चीज है, हम लोग हर प्रकार के आइटम को विदेशों से आयात करते हैं। तो सभी आयातित वस्तुओं में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भाग देखें तो 60%, यानी आयात का आधा से अधिक भाग किसका है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और इसको हमें अगर खरीदना है तो जिन देशों से खरीदना है वो देश को डॉलर आप देंगे तभी पेट्रोल आपके देश में आएगा, अगर रुपया देंगे तो आपको पेट्रोल वो नहीं देगा। तो इस स्थिति में बोल रहे हैं कि जब 17 मई को 1.3 बिलियन डॉलर और 1 जून को 1.1 बिलियन डॉलर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया साहब कि हम सिर्फ 15 दिन तक ही अब पेट्रोल ले सकते हैं। 15 दिन के बाद हमारे पास ये धनराशि खत्म हो जाएगी, और जब ये धनराशि खत्म हो जाएगी तो हमको कोई भी देश पेट्रोल नहीं देगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सब पेट्रोलियम उत्पाद से चलती है। यातायात ही नहीं होगा तो उद्योग माल या सामान बनाएगा तो पहुंचेगा कैसे? ट्रेन, बस ये सब चलेगा ही नहीं, एरोप्लेन उड़ेगा ही नहीं, तो फिर व्यापार का आवागमन कहां से होगा? तो इस वजह से ये जो डेटा है ये वो किस ओर इशारा कर रहा है? संकट का, क्राइसिस का, है ना, कि देश में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में इस क्राइसिस को समझने के लिए, ठीक है? ये जो क्राइसिस था, हम आपको समझाने के लिए पहले कारण लिख देते हैं या पृष्ठभूमि लिख देते हैं कि इस क्राइसिस की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। आखिर ये क्राइसिस एक दिन में तो नहीं उत्पन्न हो सकता है ना, इसके पीछे बैकग्राउंड होगा। तो बैकग्राउंड को हम दो भागों में बांट देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बैकग्राउंड को हम शीर्षक दे देते हैं कि स्वतंत्रोत्तर पृष्ठभूमि, ठीक है? और दूसरा तत्कालिक कारण, या कहें तत्कालिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना? अब दोनों को आप बढ़िया से समझिए, तब आपको पूरा चीज ध्यान में आ जाएगा कि आखिर ये क्राइसिस जो है वो क्यों कर उत्पन्न हुआ। हमने दो शीर्षक बनाए हैं, एक स्वतंत्रोत्तर पृष्ठभूमि है, स्वतंत्रता के बाद की पृष्ठभूमि। स्वतंत्र पृष्ठभूमि अगर कहें तो इसका एक पीरियड आप ले सकते हैं कि 1947 से लेकर करके जब देश आजाद हुआ 1991 तक, ये स्वतंत्र पृष्ठभूमि कहने का अर्थ हुआ। और तत्कालिक पृष्ठभूमि जो हो गया वो हो गया 1991 का की घटना, यानी 1991 में क्या घटना घटा वो तत्कालिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए समझिए इसको क्या है कि ये जो 1947 से 1991 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को समझने के लिए एक बहुत लंबा विश्लेषण की जरूरत है। अगर उस विश्लेषण को बहुत गहराई से हम जाएंगे तो बहुत समय आपका लगेगा और उतना समझना आपको बहुत आवश्यक नहीं है। इसलिए मूल भाव हम बताना चाहते हैं कि आखिर स्वतंत्रता के बाद आर्थिक क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई गई, कौन सी पॉलिसी अपनाई गई।
वो पॉलिसी क्या थी, उसके क्या प्रभाव पड़े, ये चीज हम लोग को इस शीर्षक के अंतर्गत जानना है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रधानमंत्री ही हमारे शासन की धुरी होती है। जो उसका विचार होता है वही सरकार का विचार बन जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार था, ये जानना काफी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका विचार का ही प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तो पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में जो नेतृत्व कर रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उनका विचार उभर करके सामने आया था, वो पता ये चलता है कि वो समाजवादी थे, सोशलिस्ट। लेकिन यहां पर ये वर्णन कर देना जरूरी होगा कि समाजवाद के वो मार्क्सवादी रूप को नहीं मानते थे, समाजवाद के वो फेबियन रूप को मानते थे। अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य का पूर्ण हस्तक्षेप के वो विरोधी थे। समाज में समानता स्थापित हो, आर्थिक समानता स्थापित हो, लेकिन पूंजीवाद समाप्त नहीं। दो तरह का वाद था, साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद में जो रूस ने एग्जाम्पल्स दिया था अपने देश में, क्या था कि अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों पर राज्य का अधिकार हो जाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई संकल्पना ही नहीं था उस समाजवाद में जो रूस ने अडॉप्ट किया था। और पूंजीवाद ठीक इसके विपरीत था कि उसमें व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व दिया जाता था और वो व्यक्तिगत संपत्ति धारक ही पूंजीपति कहलाता था। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय, जिस समय देश हमारा आजाद हुआ, स्पष्ट रूप से विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, साम्यवादी खेमा और पूंजीवादी खेमा। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों के विचार अलग अलग थे। जहां रूस जो साम्यवादी का समर्थक था, उसके विचार थे कि अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों पर राज्य का अधिकार हो, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, राज्य ही सबको खिलाएगा, राज्य ही सबको पढ़ाएगा, राज्य ही सबको रोजगार देगा, राज्य ही सबको रहने के लिए घर देगा। इसके ठीक विपरीत पूंजीवाद में क्या था कि नहीं, संपत्ति पे व्यक्तिगत अधिकार होगा, राज्य का अधिकार नहीं होगा। और इसके वजह से नियोजक और नियोक्ता वर्ग उभरेगा और दूसरे लोग जो है वो उसमें एम्प्लॉय होंगे, काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था उभरेगी। और दोनों जो वाद था, यानी साम्यवाद और पूंजीवाद, ये अतिवादी विचारधारा थी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक एक्सट्रीम थॉट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों अतिवादी विचारधारा के विरोधी थे। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता के बाद एक शब्द आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्या चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या था साहब? तो एक शब्द लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि निजी प्लस सार्वजनिक, निजी प्लस सार्वजनिक का मिश्रण, निजी प्लस सार्वजनिक का मिश्रण ही कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि निजी और सार्वजनिक का अर्थ, निजी का मतलब हुआ प्राइवेट इंग्लिश में, और सार्वजनिक का अर्थ हुआ गवर्नमेंट। तो यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों को उसमें काम करने की अनुमति दी गई, और कुछ उद्योग या सेक्टर ऐसे थे जो सरकार के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति अपनाई वो ये
कि जो सार्वजनिक हित के प्रश्न थे, जैसे यातायात, यातायात में तीनों यातायात आ गया, रेलवे, वायु मार्ग और स्थल मार्ग, जल मार्ग, चारों आ गया। बड़े बड़े स्टील उद्योग जो आधारभूत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सारी की सारी चीजें जो थी आम जनता से जुड़ी हुई थी। इन चीजों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया और बाकी छोटे छोटे जो उद्योग थे, टाइनी इंडस्ट्रीज, ग्रामीण एवं लघु उद्योग या मध्यम आकार के जो उद्योग थे, उसको निजी क्षेत्रों में के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा जो सुरक्षा से जुड़े हुए उद्योग थे, चाहे छोटे ही क्यों नहीं, उसको भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया। तो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था जो है का स्वरूप का जो निर्धारण हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आजादी के बाद, वो न तो पूर्णतः पूंजीवादी स्वरूप का अर्थव्यवस्था था और न ही पूर्णतः समाजवादी स्वरूप का अर्थव्यवस्था था, बल्कि वो कैसा था, मिश्रित, जिसमें कुछ उद्योगों में, कुछ सेक्टर में जो है वो निजी क्षेत्रों को महत्व दिया गया या परमिशन दिया गया और कुछ क्षेत्रों में जो है वो क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित या सुरक्षित कर दिया। अब देखिए, इस ढंग से जो अर्थव्यवस्था को गति देने की नीति अपनाई गई वो समकालीन परिस्थिति के अनुरूप थी। क्या थी? ये आप नहीं बोल सकते हैं कि गलत थी। देश का जो स्थिति था, 200 वर्षों तक देश गुलामी के जंजाल में फंस गया था और ऐसी परिस्थिति में फिर वो 1765 वाली गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों करते, जिससे फिर कोई विदेशी शक्ति आ जाता। इसलिए सरकार अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया बड़े बड़े उद्योगों पर। लेकिन इस मिश्रित अर्थव्यवस्था से समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्याएं थी देश की, वो समस्याएं निर्धनता थी, वो समस्याएं बेरोजगारी थी। जब तक इसका इरेडिकेशन नहीं होगा तब तक जो है वो देश विकास नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जब 66 में इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री 1966 में, तो जो जवाहरलाल नेहरू का जो वैचारिक आयाम था उसमें एक परिवर्तन आया और परिवर्तन होने के लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस के अंदर निंगलीजप्पा के कामराज के नेतृत्व में एक अलग सिंडिकेट वर्ग पैदा हो गया था, जो वास्तव में दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित था। दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब क्या? कि धर्म को प्रश्रय देना, पूंजीवाद को प्रश्रय देना। और इंदिरा गांधी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब हो सकता है कि वो देश की शासन नहीं चला पाए, लेकिन वो भी महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने इनको पराजित करने के लिए कांग्रेस को तोड़ दिया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, और कांग्रेस आर की वो नेता बन गई। और उसके बाद कम्युनिस्टों से साठगांठ कर ली, बहुमत तो था नहीं। और फिर 1969 से लेकर 1971 तक उन्होंने क्रांतिकारी फैसले लिए, और जो भी फैसला लिया वो सब गरीबों के पक्ष में, पूंजीवाद के विरोध में। जैसे राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया, अभी तक बैंक जो थे निजी क्षेत्र में थे, सभी के सभी सरकारी कर दिया उसको। पहले 14 बैंक को, फिर 6 बैंक को सरकार ने अपने अधीन ले लिया। गरीबी उन्मूलन के लिए जो है वो बहुत सारे IRDP प्रोग्राम चलाया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर काम के बदले अनाज योजना चलाया, और भी आगे वो इकोनॉमिक्स में कार्यक्रम आएगा तो पढ़ाएंगे। यानी गरीबी को उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया।
तो ये सबसे अब सरकार का जो बजट है वो गरीबों के हित में बहने लगा। तो जब तक वो जीवित रही तब तक उनकी नीति जो है यही रही। तो उससे भी जो है अर्थव्यवस्था पर एक प्रभाव पड़ा कि जो बजट था वो गरीबों पर खर्च होने लगा और उत्पादन उससे कुछ नहीं प्राप्त हो। तो इससे भी अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हुई। एक तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पीरियड था, उस पीरियड में जो लाइसेंसिंग व्यवस्था कर दिया गया, एक तरह से लाइसेंसिंग व्यवस्था उसको नाम दीजिएगा कि सरकार के लिए रिजर्व हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा उद्योग खोलना है तो आपको लाइसेंस सरकार से लेना होगा, तभी आप उद्योग खोल सकते हैं। तो एक वहां तत्कालिक आवश्यकता के अनुरूप जो कठोर लाइसेंसिंग व्यवस्था था वो चल रहा था, और उससे आगे चल करके शुरू में तो फायदा हुआ, लेकिन आगे चल के उसके नकारात्मक प्रभाव होने लगे थे। और ऐसी परिस्थिति में उस पर ध्यान नहीं दे करके जो आय थी वो सब के सब गरीबों पर खर्च कर देने से, गरीब पर खर्च जो कर दिया तो वो गरीब कुछ रिटर्न में तो नहीं दे रहा है, तो उत्पादन जो है नहीं हो रहा है, रिटर्न प्राप्त नहीं हो रहा सरकार को। तो ऐसी परिस्थिति में जो है एक ऐसा प्रभाव बाद में चल करके उत्पन्न हुआ जिससे अर्थव्यवस्था दबती चली गई। और जब थर्ड फेज जो ये हम पढ़ा रहे हैं जिसमें राजीव गांधी आते हैं, उसमें अभी अभी हमने बताया कि वो एक ऐसा पीरियड था कि उन दोनों पीरियड के कारण, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के निर्णयों के कारण जो स्थितियां विषम बन गई थी, उन स्थितियों को संभालने का प्रयास नहीं किया गया। यानी राहुल गांधी के समय में जो मैनेजमेंट था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वो बहुत कुशल नहीं था, और साथ ही साथ जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो ध्यान दिया गया तो उसके वजह से भी धनराशि की कमी होती चली गई। तो ये वो सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण स्वतंत्र काल में जो है वो अर्थव्यवस्था की गतिहीनता पहले से ही मौजूद थी। और जो 1980 के दशक का बाद का जो पीरियड है, उस दशक के बाद के पीरियड में इसको संभालने की कोशिश नहीं की गई। इसमें कोई आमूल चूल ऐसा परिवर्तन नहीं लाया गया जिसके वजह से जो संकट आने वाला था वो टल सकता। यानी हमारी अर्थव्यवस्था विषम स्थिति में था। ऐसी स्थिति में 1991 में एक घटना घटती है जिसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी संकट। क्या? यानी हमारे पास पहले से ही धनाभाव था। अब खाड़ी संकट क्या है ये समझिए। तो खाड़ी का इंग्लिश होता है गल्फ। आमतौर पे गल्फ अगर मैप पे देखिएगा तो गल्फ खाड़ी का मतलब ये हुआ कि तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ एक जलीय भाग और एक ओर जल से मिला हुआ जलीय भाग। ठीक है, तीन ओर से वो घिरा हुआ है किससे? स्थल से, और एक ओर जल से। तो वो जो जलीय भाग है उसको खाड़ी बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भूभाग आपको मानचित्र पे मिल जाएंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से खाड़ी शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो ये आमतौर पे अरब देश के लिए आता है, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, ये सब मुल्क जो हैं वो खाड़ी के मुल्क कहलाते हैं। और चूंकि यही पेट्रोल निकलता है इसलिए इसको जो है वो पेट्रो कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में यदि खाड़ी का देश बोले या पेट्रो देश बोले तो उसका अर्थ होता है अरबी देश। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी खाड़ी के देश में एक देश था कुवैत। उस समय कुवैत विश्व का एक छोटा सा देश है। आपका जो गया शहर है इतना ही बड़ा आप मान लीजिए, ये एक देश है। मैप पे खोजने जाइएगा तो आपको मिलेगा कि नहीं, पॉइंट में मिलेगा आपको। लेकिन उस समय, आज भी वहां पेट्रोल ज्यादा पाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का। उस समय विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला वो देश था पेट्रोल, और वहां की जो कंपनी थी सबसे बड़ी वो अमेरिका के कब्जे में थी।
और ऐसी परिस्थिति में जो उसके बगल का देश था यानी इराक, वहां एक तानाशाह शासक था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। तो एक ही रात में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और उसको अपना 20वां प्रांत घोषित कर दिया। किस वजह से? अमेरिका को भगाने के लिए। तो ये तो कुवैत पर हमला नहीं था, ये डायरेक्ट किस पर हमला था? अमेरिका पर। तो अमेरिका ने क्या किया कि फौज उतार दी वहां। अब इस वजह से पूरा देश युद्ध का मैदान हो गया। तो इसी को बोलते हैं खाड़ी संकट, जो 1991 में हुआ। खाड़ी में संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन उस संकट ने हमारे देश को संकटग्रस्त कर दिया। उस संकट ने हमारे देश को संकटग्रस्त कर दिया। अब कैसे किया? तो इस खाड़ी संकट का जो है, यह कह लीजिए इस घटना का भारत पर, हमारे देश पर निम्न प्रभाव पड़े। क्या पड़े? निम्न प्रभाव पड़े। इन प्रभावों को हम लोग को देखना होगा। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? नंबर 1 में कि तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई। तेल के मूल्य में वृद्धि, सबको समझाएंगे। मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है। दूसरा ये प्रभाव पड़ा कि भारतीय सामान का निर्यात घट गया, ठीक है। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि खाड़ी से आने वाला जो धन था वो बंद हो गया। सॉरी। और चौथा प्रभाव ये पड़ा कि खाड़ी से भारतीयों को लाने में अधिक भारतीय धन का व्यय हुआ। अधिक भारतीय धन का व्यय। हाँ, तो देखिए चारों चीजों को समझिए तो आपको स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। हमने पहला लिखा कि तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई। आप के मस्तिष्क में सवाल उभरता होगा कि सर एक देश में न हुआ था, सही बात, बाकी जगह तो उत्पादन होना चाहिए था, तो उससे मूल्य कैसे बढ़ गया? इसका जवाब यह है कि जितना भी गल्फ के देश हैं, तो वहां जो तेल का निष्कर्षण एक्सप्लोरेशन होता है वो अधिकांशतः पश्चिमी देश हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब वहां एक्सप्लोर करता है। इन लोगों की कंपनियां वहां हैं। तो मुख्य रूप से तेल का एक्सप्लोरर कंट्रीज जो है गल्फ में वो अमेरिका है, और उसका सबसे बड़ा ये क्षेत्र था कुवैत। तो अगर अमेरिका ही युद्ध में व्यस्त हो गया और सब एक देश दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब जगह उत्पादन ठप हो गया। क्योंकि सभी जगह पर अमेरिकी उत्पादन कर रहे थे, तो युद्ध लड़ेगा कि उत्पादन करेगा। तो इसीलिए गल्फ में तेल का उत्पादन एक तरीके से मानिए कि पूरा का पूरा ठप हो गया।
अब 60-70% भूमिका उसी की थी गल्फ की तेल निकालने की। तो बाकी जो अफ्रीका में या अमेरिका में जो तेल निकल रहा है उसी से ना विश्व में तेल की पूर्ति होगी। यानी उत्पादन घट गया तो अर्थशास्त्र का ये नियम है कि मूल्य में वृद्धि होगी। तो इस ढंग से जो तेल पूल का घाटा है वो बढ़ गया। माने हमारे पास था कि भाई 10 रुपया में हम 1 वर्ष के लिए तेल खरीद लेंगे। अब क्या हो गया उसकी जगह पर कि 100 रुपया हमको चाहिए। 10 रुपया नहीं 100 रुपया चाहिए तब हमको तेल उतना मिलेगा। इसका मतलब बहुत बड़ा घाटा हो गया हमारे लिए। ये पहला इंपैक्ट पड़ा। दूसरा कि गल्फ में कोई चीज, अब का थोड़ा परिस्थिति चेंज हुई, लेकिन जिस समय की बात है उस समय सुई से लेकर के बड़े बड़े मशीनरी तक सबका सप्लायर भारत था। सोडा, साबुन, घी, जितनी चीजें। तो जब ये वार होने लगा तो भारतीय सामान वहां जाना बंद हो गया, क्योंकि कोई भी जहाज नहीं जाएगा, उड़ा देगा उसको किसी में किसी में से। तो इसका मतलब कि भारत में जो विनिर्माण क्षेत्र था उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, वहां से उसको हानि होने लगी। तीसरा कि खाड़ी में बहुत सारे भारत के लोग नौकरी करते थे। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया पता है आपको? बैंक ही पर कब्जा कर लिया। करोड़ों रुपया के मालिक आदमी सब एक दिन में नंगे हो गए, फकीर हो गए। इतना कि उनको खाने के लिए पैसा नहीं था, आने के लिए भाड़ा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को खाड़ी में फंसे हुए जितने लोग थे उन सभी को भारत में लाने के लिए धन खर्च करना पड़ा। तो ये वो परिस्थितियां थी 4, जिन परिस्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ा कि ये स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका हमने पूर्व में वर्णन किया। यानी जो विदेशी व्यापार के लिए जो डॉलर था हमारे पास मात्र 1.1 बिलियन डॉलर रह गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए साहब, इसका समाधान क्या हुआ? तो ये दूसरा चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो समाधान के लिए भारत सरकार ने 2 उपाय किए। ठीक है, समाधान के लिए क्या हुआ? भारत सरकार ने 2 उपाय किए। पहला उपाय का नाम है अस्थायित्वकारी उपाय। हाँ, अस्थायित्वकारी उपाय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं स्टेबिलिटी मेजर। और दूसरा जो था उसको हम लोग बोलेंगे संरचनात्मक सुधार। संरचनात्मक सुधार। ठीक है साहब, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो अस्थायित्वकारी उपाय थे ये अल्पकालिक थे, यानी फौरन किया गया ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर चला गए। ठीक है, और जो संरचनात्मक था वो दीर्घकालिक थे, फौरन नहीं हुआ बल्कि इसमें समय लगा, लॉन्ग टर्म के थे। अल्पकालिक उपाय या अस्थायित्वकारी में जो काम किया गया वो 2 काम किया गया। पहला जो काम था वो सोने की बिक्री एवं गिरवी रखना। गिरवी रखना। और दूसरा था रुपये का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन, यानी फौरी तौर पर 2 काम किया गया। एक, सोना बेच दिया गया और गिरवी भी रखा गया ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, ये बढ़े। और दूसरा, रुपये के मूल्य में को कम कर दिया।
तो उससे हमारा जो ये संकट था ये समाधान हो गया। अब ये पुनः नहीं उभरे, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के समतुल्य हो जाए, इसके लिए 3 नीतियां अपनाई गई। कितनी नीतियां? 3 नीतियां अपनाई गई। उन नीतियों को क्या बोलते हैं? पहला उदारीकरण, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, लाइजेशन, और तीसरा निजीकरण, क्या इंग्लिश बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वेरी गुड। और तीसरा वैश्वीकरण, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो नीति थी ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पर अपनाई गई, क्योंकि तत्कालिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लिया गया था। तो ऋण जो दिया था उसमें क्या दिया था कि आप इन मापदंडों को अगर अपने देश में अपनाएगा तभी हम ऋण देंगे। तो अब यहां पर आज का जो टॉपिक था कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991, तो इसको दृष्टिगत रख कर करके हमने पूरा क्लास लिया। अब इससे जुड़ा हुआ जो बात है कि इस क्राइसिस का समाधान के लिए जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए, यानी सरकार ने जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई, क्या था, क्या किया, तो ये पूरा एक अलग क्लास है। तो इसको कल के क्लास में हम लोग इसको हल करेंगे, क्योंकि अब लगभग 1 घंटा होने को है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो आज उचित नहीं है, फिर 1 घंटा लग जाएगा आपको, तो क्लास बड़ा हो जाएगा। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण कल के क्लास में। हम समझते हैं कि इस क्राइसिस को आप समझ गए होंगे। बाकी की क्लास में समस्या के समाधान के लिए कल के क्लास में हम लोग बचे हुए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। लाइट उसको बंद